हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और हम जो हमने अभी सीयूईटी पीजी मॉक टेस्ट कराया था, उसमें हमने आपको 70 क्वेश्चंस दिए थे। टफ क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था, तो उनके क्वेश्चन का मैं आपको इस वीडियो में आंसर और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए हैं, पार्ट 1। उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको बोला गया था करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो रोडोफाइसी में कह रहा है फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, फाइकोबिलिन और फ्लोरीन स्टार्च। पहली बात तो देखो, एल्गी में साइनोबैक्टीरिया और रोडोफाइसी में फ्लैजिलेटेड सेल नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है फ्लैजिलेटेड सेल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और रोडोफाइसी यहाँ पे भी ये इनकरेक्ट हो गया। क्लोरोफाइसी एक ग्रीन एल्गी है, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, ए बी होता है, एक स्टार्च होता है। ये यूजली क्या होते हैं, विथ पायरेनॉइड्स होते हैं, विदाउट नहीं, दे हैव पायरेनॉइड्स। ग्रीन एल्गी में पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन ही सही है केवल कि बैसिलियोफाइसी में रिजिड 2 पार्ट बॉक्स लाइक सेल वॉल होता है, सिलिका का बना हुआ, जिसे फ्रेस्टूल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, जेड स्कीम में आपने पढ़ा होगा कैसे फोटो सिस्टम सेकेंड से एनर्जी पास होती है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, तो उसी के बीच बीच में क्या आते हैं, कैसे शुरुआत होती है। तो अगर आप क्लियर होते कि प्लास्टोक्यूनिन से फिर इलेक्ट्रॉन B6F कॉम्प्लेक्स में जाता है, फिर प्लास्टोसाइनिन में, फिर फेरोडॉक्सिन, फिर NADP रिडक्टेज, तो लास्ट में NADP रिडक्टेज होगा ही, फेरोडॉक्सिन होगा ही। अब प्लास्टोसाइनिन पहले आता है कि बाद में, इससे आप आराम से गेस कर सकते थे। कैस्परिन स्ट्रिप जो होता है रूट में, वो वहाँ पे क्या होता है, तो आपको पता है सुबेरिन का, वहाँ पे वो सेल सुबेरिन से इम्प्रेग्नेट वो होते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनका डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है, आयंस का मूवमेंट होता है, वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट छोड़ के सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक, तो सिलेक्टिविटी होती है आयंस की बिफोर दे ट्रैवल इनटू द वेसल्स ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल डिफ्यूजन है, बाइलेयर से होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, वहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन पाए जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय मीन्स ऑफ प्रोटीन चैनल, तो यहाँ पे चैनल नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे पंप होगा। चैनल कहाँ पे यूज़ होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं, पैसिव में होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। उसमें 35 पे आ जाएं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने पढ़ा होगा पहले। ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब साइकिल होगा, फिर वहाँ से ढेर सारे NADPH2 और FADH2 निकलते हैं, वो भेजा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब वहाँ पे कई सारे वो होते हैं, कैरियर्स होते हैं, हीम कंटेनिंग साइटोक्रोम, फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग फ्लेवोप्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये सब होते हैं। उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये फ्लेवोप्रोटीन और जो क्यूनिन्स होते हैं, यही होते हैं जो एक्सेप्ट और डिनोट करते हैं केवल हाइड्रोजन आयन एटम्स को। वहीं साइटोक्रोम, कॉपर एटम, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये कैपेबल होते हैं एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एक हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन, केवल हाइड्रोजन, ये नहीं लिख सकते। और फिर कैरियर प्रोटीन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, ये यहाँ पे गलत है। वो कैसे अरेंज रहते हैं, पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल में। तो ये सब माइन्यूट चीज़ें हैं। साइटोक्रोम सी एंड यूबिक्यूनिन सी मोबाइल कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट कौन सा है, सी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। कि जो फॉर्मेशन है ATP का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि वो लीनियर फैशन में जाता है H2 से NADP प्लस की ओर। Non-cyclic photophosphorylation is a process that carried out by photosystem first independent of photosystem second। तो देखिए साइक्लिक वाले में होता है फॉस्फोरिलेशन, केवल वो कैरीड आउट होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट से, उसमें फोटोसिस्टम सेकंड का यूटिलाइज नहीं होता। लेकिन नॉन साइक्लिक वाले में दोनों का यूज़ होता है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी जो इसमें टर्म्स लिखे हुए हैं साइक्लिक फोटोफोरेशन में, ये चीज़ें होती हैं, फेडरेशन तक जाता है, लेकिन NADPH को नहीं दिया जाता, फिर से वो बैक हो जाता है साइटोक्रोम B6F पे, तो वो साइक्लिक होता है इसीलिए। और ये एडिशनल ATP रिक्वायरमेंट के लिए साइक्लिक वाला चलता है। ठीक है, बाकी सही है, बी वाला गलत। 37 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एनमोसाइटिक स्टोमेटा। एनमोसाइटिक स्टोमेटा इसमें से कौन डिफाइन करता है कि स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू गॉड सेल, तो ये कुछ होगा डाइसिटिक, बाइसिटिक वगैरह। इनका जो है एनमोसाइटिक वाला, तो उसका डेफिनेशन यही है कि दे आर सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल विच हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज। स्टोमेटा अपीयर टू बी एम्बेडेड इन द एपिडर्मल सेल, देयर इज नो डिफरेंट नंबर ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स सराउंडिंग द स्टोमेटा। तो ये है आपका
एनमोसाइटिक स्टोमेटा का डिफरेंशियल अलग अलग होते हैं, डाईसाइटिक, एनमोसाइटिक वगैरह। उसमें 38 पे आते हैं, कह रहा है किस आरएनए जीन को यूज़ करा गया था, कार्ल वूज का आपने वो पढ़ा होगा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने किसका यूज़ करा था, तो 16S आरएनए का यूज़ हुआ था, 18S, 5.8S और 28S का नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राम स्टेनिंग स्टेप्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर रेड। तो पहले तो क्रिस्टल वायलेट आप डालोगे, ये प्राइमरी स्टेन होता है, उसके बाद हम आयोडीन डालते हैं, फिर अल्कोहल डालते हैं, तो डीकलराइज हो जाते हैं कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो वैसे ही कलर का रहता है, ठीक। जो क्रिस्टल वायलेट वहाँ पे रहता है क्योंकि उसका थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर रहता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है अल्कोहल की वजह से। तो जो रेड दिखेगा वो सैफरिन वाला जो लेयर है, और सैफरिन वाला कौन सा लेगा, ग्राम नेगेटिव वाला लेगा। तो इसी वाले स्टेप में, स्टेप 4 में ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड कलर लेते हैं। 40 पे आओ तो मेनी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, वहाँ पे होपनॉइड्स बोला जाता है, वो रहते हैं, इनका फंक्शन पूछा था। तो मेम्ब्रेन में अगर होपनॉइड्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं स्टेबिलिटी, वो ना तो सिंथेसाइज करते हैं लिपिड, ना तो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ना तो एंडोसाइटोसिस जो कि यूकैरियोटिक फीचर है वो तो होता ही। 41 पे आते हैं, तो डोमिनेंट एलील एट वन लोकस, ये एपिस्टैटिस से मैंने दिया था कि व्हेन द डोमिनेंट एलील एट वन लोकस, जैसे कि ए एलील है, कोई एक सर्टेन फिनोटाइप करता है रिगार्डलेस ऑफ द एलीलिक कंडीशन ऑफ द अदर लोकस पे रिसेसिव है या डोमिनेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो उस सर्टेन फिनोटाइप को देगा। तो ये एक प्रकार का डोमिनेंट एपिस्टैसिस है। 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एस्टिमेटेड स्पीशीज। तो जिंकोफाइटा, नीटोफाइटा, साइकेडोफाइटा आप देखोगे इनमें मेंबर्स कम कम हैं। क्लासिफिकेशन आप पढ़ते तो वहाँ पे नंबर भी बताया जाता है, लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, जैसे कि एंजियोस्पर्म का है, लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, तो फेबेसी हुआ, आर्किडेसी हुआ, पोएसी हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो वैसे ही जिम्नोस्पर्म में कोनीफेरोफाइटा बड़ा ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आओगे तो यहाँ पे है कुछ जैसे शेड टाइप क्लोरोप्लास्ट और सनी टाइप क्लोरोप्लास्ट हैं, तो उनमें अंतर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा फीचर है शेड टाइप क्लोरोप्लास्ट का। तो जब शेड टाइप, कोई प्लांट अगर शेड में ग्रो करता है तो उसका पहली बात तो ग्रेना क्या होगा, लार्जर होगा, थैलाकॉइड्स पर ग्रेनम वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेंगे और ज़्यादा क्लोरोफिल होगा पर एंटीना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, गोल्गी अपरेटस जो होता है वहाँ पे बना हुआ होता है, मतलब बना होता है ये डिक्टियोसोम और वेसिकल्स का। अब यहाँ पे 2 पोल होते हैं, एक रीजनरेटिव पोल होता है और एक पोल होता है सेक्रेटरी पोल, 2 पोल होते हैं। तो रीजनरेटिव पोल को और क्या हम बोलते हैं, सिस फेज बोलते हैं, ठीक। सिस फेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड होता है, ट्रांस फेज वो होता है जहाँ से वेसिकल्स निकल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कंपेनियल सेल और एल्ब्यूमिनस जो सेल्स हैं आपने पढ़ा होगा, ये कौन सी टाइप के सेल्स होती हैं, तो ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर इन प्लांट। तो रेजिन डक्ट्स हुए, लेटिसिफर्स हुए, इडियोब्लास्ट आप पढ़ोगे टिश्यू सिस्टम में, तो इंटरनल सेक्रेटरी सिस्टम है ये। हाइड्रोट्रोट्स क्या आते हैं, एक्सटर्नल में आते हैं, ये पॉइंट पे होते हैं, ठीक है, एकदम टिप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फंक्शन इन एब्जॉर्प्शन। तो आपने पढ़ा होगा ग्रासेस में जो स्यूटिलम होता है वो उनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है। ओके, कैटाफिल प्रोटेक्टिव फंक्शन का होता है, फ्रंट तो फोटोसेंसिंग, नीडल का भी प्रोटेक्टिव आप कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम। तो छोटे कम अमाउंट में चाहिए होता है एंजाइम, इनका इफेक्ट थर्मोडाइनमिक्स पे नहीं, ये केवल रेट पे वो करते हैं इफेक्ट, थर्मोडाइनमिक्स मतलब किस दिशा में रिएक्शन बढ़ेगा उस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। और कंजुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं इनमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। और फर्स्ट एविडेंस जो होता है एंजाइम का वो इसमें दिया है, बकनर के द्वारा दिया गया था जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। तो बकनर ने क्रिस्टलाइज नहीं किया था एंजाइम्स को, ठीक। क्वेश्चन 49, बिकॉज ऑफ द स्टेरिलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली फाउंड इन नेचुरल। तो ट्रिप्लॉइड जैसे बनाना का एग्जांपल हुआ, तो वो वायबल सीड्स नहीं बना पाते, इसलिए नेचुरल पॉपुलेशन में नहीं पाए जाते ट्रिप्लॉइड। कोई भी प्लांट हो ट्रिप्लॉइड आपको नहीं मिलता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो जो होता है जीन्स ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट, जब आप टेस्ट क्रॉस कराते हो तो आपको 1:1:1:1 का रेशियो मिलता है। लार्ज डिवीजन आपको देखने को मिल सकता है टेस्ट क्रॉस में अगर लिंकेज होगा तो। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर होते हैं और जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं पाया जाता है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स लिखा हुआ है। बाकी वही है, अगर क्रोमोसोम जो हैं वो काफ़ी जीन्स उस पर काफ़ी फार अपार्ट हैं और काइज़मा फॉर्मेशन उसमें की पॉसिबिलिटी 100% है ऐसे दो जीन्स के बीच में, तो 50% गैमीट जो होगा पेरेंटल टाइप का होगा और 50% रिकम्बरेंट टाइप का होगा। 51 पे आ जाएं, कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन, एक टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो डेंस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है फास्टर सेडिमेंटेशन होता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में, और जो डेंसर बायोलॉजिकल बफर सिस्टम होगा वहाँ पे फास्टर होगा, पार्टिकल विल मूव इन अ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। तो जो कि डेंस होगा, अगर आपका बायोलॉजिकल बफर सिस्टम जिसमें आप सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो तो स्लो होता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज़्यादा है तब भी, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है तब भी स्लो मूव करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जितना देते हो पार्टिकल सेडिमेशन उतना फास्टर होता है, लेकिन वही है कि जब डेंस बायोलॉजिकल बफर का आप यूज़ कर रहे हो तो स्लो हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से, तो जो कार्बन एटम है वो शुगर एटम में, जैसे राइबोन्यूक्लियोटाइड से आप पढ़ते हो तो हमें प्राइम का यूज़ करा जाता है, ठीक। यहाँ पे एक्चुअली 1 प्राइम होगा, 2 प्राइम होगा, 3 प्राइम होगा, यहाँ पे 0 0 लगा है, ठीक। जिससे कि हम जो नाइट्रोजन बेसिस के कार्बन होते हैं उससे हम वो कर सकें। फिर न्यूक्लियोटाइड में जो, या जैसे न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट है वहाँ पे, यहाँ पे भी देखो जो 50 लिखा है ये शायद थोड़ा गड़बड़ी था। 5 प्राइम पोजीशन पे एस्टर लिंकेज होती है। द strands are designated at plus and minus and an RNA molecule complementary to the plus strand is synthesized during transcription। तो ये यहाँ पे गलत है, जैसे दो स्ट्रैंड होते हैं, एक को प्लस और माइनस कहते हैं, और जो आरएनए मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट्री बनता है वो माइनस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो वरी करता है, और जो है कॉमन वाला स्ट्रक्चर उसे बी फॉर्म डीएनए बोलते हैं, इन विवो वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 53। फर्स्ट ऑर्डर जो पैकेजिंग है डीएनए का, वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वाइंडिंग होता है डीएनए का अराउंड द कोर कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 स्मॉल प्रोटीन रिपीटेड ट्वाइस टर्म एज हिस्टोन। तो वो क्या है, तो ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोर में क्या होता है, H1 H2 H3 H4 या H2A H2B H3 H4। तो H2A H2B H3 H4 ये होता है। और जो आइडेंटिफिकेशन होता है मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस का, मैसेंजर आरएनए क्या है, आरएनए है, तो एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिसमें अगर आपको आरएनए का यूज़ करना है तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग क्या किसके लिए, डीएनए के लिए होता है। अब यहाँ पे आपको मैच कराना था, वेक्टर्स हैं कुछ, उनका इंसर्ट साइज होता है कि वो कितना कैरी करके जा सकते हैं। तो सबसे जो छोटा होता है वो प्लाज्मिड का होता है 1 to 5 kV, फिर फेज लैम्डा का होता है 2 to 25, और फिर बैक्स का होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 50 से 300, और फिर आपका होता है यैक्स का यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो सबसे ज़्यादा साइज़ के वो कैरी करते हैं इंसर्ट्स 100 to 2000 किलो बेस पेयर्स। 56 पे आते हैं, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस कंडीशन किस में मिलती है। तो मोनोडेल्फस आपको पता है हिबिस्कस, मालवा, इन सब में तो मिलेगा, ठीक, सारे मालवेसी के दिख रहे हैं। डाइडेल्फस कंडीशन पाइसम में होगा, ट्राइफोलियम भी होगा, फेबेसी का है, पर सोलेनम में नहीं होगा, सोलनेसी का है, एक ऑप्शन आउट। पॉलीडेल्फस कंडीशन ना तो अर्जीमोन में आपने पढ़ा है, ना तो ब्रेसिका में, ना तो रोजा में, साइट्रस में मिलता है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। लिग्यूल, लॉडिक्यूल, लेम्मा एंड पेलिया, लिग्यूल, लॉडिक्यूल, लेम्मा एंड पेलिया, ये आपने पोएसी में पढ़ा है, उसमें ही लीफ के शीथ और उसके लैमिना के बीच में लेग्यूल पाए जाते हैं, लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि रिड्यूस्ड पेरियंथ होते हैं, लेम्मा एंड पेलिया ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं उसमें। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे आपको कहा गया है कि एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर होता है, ठीक, और ये स्पेसिफिक भी होते हैं फैमिलीज़ में, जैसे कि वर्टिसिलेस्टर होता है लेमिएसी में, ये आप जानते हो, कैपिटुलम होता है एस्ट्रेसी में, ये आप जानते हो, हैपेंथोडियम भी होता है फाइकस जीनस में, मोरेसी फैमिली में फाइकस जीनस के लिए होता है, हैपेंथोडियम पूरे फैमिली के लिए नहीं होता, स्पाइकलेट पोएसी मिलता है। ऐसे ही साइथियम जो इन्फ्लोरेसेंस है ये यूफोरबिएसी में तो मिलता है, लेकिन सारे में नहीं, यूफोरबिया जीनस में ही मिलता है, रिसनस में नहीं मिलेगा, रिसनस उसी फैमिली का प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 59, मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन जो एपीजी का है वो कौन सा है। तो देखो पहला छपा था 1958 में, फिर छपा 2003 में, फिर छपा 2009 में, और जो रीसेंट है वो 2016 में आया था। फिर लिनियस का इसमें से कौन सा पब्लिकेशन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का। तो जो लिनियस ने स्पीशीज प्लांटेरम पब्लिश किया था 1753 में, उसी को माना जाता है कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का रूल्स वगैरह जो है
1753 से ही स्टार्ट होंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अब देखो इसमें गाइनोशियम जो होता है सारे फीमेल ऑर्गन को वो रिफर करा जाता है। यूनिट जो होता है गाइनोशियम का वो कार्पेल है। ये ठीक है कि वो कॉन्डुप्लिकेट मेगास्पोर से मिलके बना है जिसको इनक्लोज करता है 1 2 और मोर ओव्यूल्स। पिस्टिल एक पार्ट होता है गाइनोशियम का जहाँ पे ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा पाए जाते हैं। पर जो स्टाइल होता है ये पॉलन रिसेप्टिव पोर्शन नहीं है पिस्टिल का। पॉलन रिसेप्टिव पोर्शन ऑफ द पिस्टिल इज स्टिग्मा। स्टिग्मा पे पॉलन जाके गिरता है। 62 प्रिकर्सर होता है ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस का क्या? ट्रिप्टोफान। ये कॉमन क्वेश्चन है। और कई सारे जीन्स होते हैं जो कि इनकोड करते हैं एंजाइम नॉट जीन्स का। आप जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ोगे राइजोबिया लेग्यूम वाला मान लो तो वहाँ पे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ बेसिक सिंथेसाइजिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। तो बेसिक के लिए ABC रिक्वायर्ड होते हैं, E और F एक्स्ट्रा होते हैं। BT क्रॉप आपने पढ़ा होगा तो BT जो लिखा है वो बैसिलस थुरिनजेनेसिस के लिए ही लिखा हुआ है। जो कॉटन वगैरह में डिजीज़ लगता था उसको रोकने के लिए जेनेटिक इंजीनियर प्लांट होते हैं BT कॉटन, ठीक। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस से वो जीन लिया जाता है। ABC मॉडल आपने पढ़ा होगा। तो A से क्या बनता है? A से कैलिक्स बनता है, A प्लस B से पेटल बनता था, B प्लस C से एंड्रोशियम बनता है और D से केवल C से केवल आपका गाइनोशियम बनता था। यहाँ पे मैंने पूछा था आपसे करेक्ट कौन सा होगा तो मैंने यहाँ पे बोला ना A और B मिला के पेटल का डेवलपमेंट करते हैं। A से सेपल, A B से पेटल, B C से एंड्रोशियम, C से गाइनोशियम। 66 आ जाते हैं। इसमें पूछ रहा था कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में आप बता दीजिए NADH प्लस H प्लस कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होता तो वहाँ पे आप देखते हैं कि 2 NADH वहाँ पे निकलता है और क्रेब्स साइकिल में 6 NADH। 67 पे आ जाते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है? देखो साइटोसिन तो अलग है, वो तो बेस है। साइटोडीन भी क्या है वहाँ पे? ये भी उसे में एक न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है। अब 2 एमिनो एसिड होते हैं, एक सिस्टीन और एक सिस्टीन। दोनों एक जैसे साउंड करते हैं पर जब 2 सिस्टीन आपस में जुड़ जाते हैं तब ये वाला सिस्टीन बनता है और जब अकेला सिस्टीन रहता है तो ये रहता है। तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रहते हैं वो सिस्टीन के बीच में बनते हैं जो एक एमिनो एसिड है, ठीक। 68 फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होता है और फीमेल एम्ब्रियो सैक होता है। ये भी इजी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन ऑल फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट? 69 तो फ्री फ्लोटिंग पूछा था तो आइकोर्निया, लेमना, पिस्टिया और वोल्फिया ये पानी की सतह पे बिना उसका रूट जो होता है जुड़े ज़मीन पे वो ऐसे ही फ्री फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। बाकी सेरेटोफिलम सबमर्ज होता है, मैंने आपको बताया ही सेरेटोफिलम सबमर्ज होगा। हाइड्रिला भी सबमर्ज रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट कैजुरिना? कैजुआरिना एक प्लांट है। आप जब सिस्टम का क्रॉस सेक्शन काटते हो या एनाटमी आप पढ़ते तो वहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट प्लांट है कैजुरिना। तो वहाँ पे आपको रिजेस ग्रूव देखने को मिलते हैं और जो स्टोमेटा है वहाँ पे हाईली संकेन होते हैं और वो ग्रूव्स में पाए जाते हैं न कि रिजेस में। तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट है। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है वहाँ पे। रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल है, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं कॉर्टिकल रीजन में। तो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल का एग्जांपल भी है ये कैजुरिना। 71 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज यूज फॉर फंजाई? लैक्टोफिनॉल और कॉटन ब्लू का यूज़ करते हैं हम फंजाई के लिए, ठीक। जैसे कि ग्राम स्टेनिंग में हम क्रिस्टल वायलेट और सैफरिन का यूज़ करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फैटी एसिड्स का, जैसे हमारे मेम्ब्रेन में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे वो करता है? एक तो हो गया चेन लेंथ और दूसरा चेन लेंथ मैटर करता है, दूसरा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड्स कितने हो उस पर। तो उस पर मेल्टिंग पॉइंट किसी भी फैटी एसिड का 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, चेन लेंथ और डबल बॉन्ड्स पे, मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। 73 पे कह रहा है अगर जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 20 है तो उसका एंडोस्पर्म की प्लॉयडी क्या होगी? तो आपको पता है एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉयड होता है। तो अगर ये एक एंजियोस्पर्म के लिए क्वेश्चन होता तो आप 20 में 10 और जोड़ देते, मतलब 2n है 3n हो जाता तो 30 होता 3n। लेकिन ये क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म का है तो ये एंडोस्पर्म के क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे 10 और वो हैप्लॉयड होगा। 74 पे अगर आ जाए फाइकोप्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा या फाइकोबिलिन, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, ये रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का कि जब 2 या 2 से ज़्यादा नेम्स होते हैं किसी जनरल स्पीसीज़ में बेस्ड ऑन होते हैं डिफरेंट टाइप, मतलब अलग अलग प्लांट के पे दिया गया हो।
और वो इतने सिमिलर होते हैं कि दे आर लाइकली टू बी कंफ्यूज, दे आर टू बी ट्रीटेड एज। दो नाम ऐसे हैं जो अलग अलग प्लांट को दिए गए हैं और उनके नाम सिमिलर साउंड करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑटोनिम और सिनोनिम तो होगा नहीं, होमोनिम और टॉटोनिम में आप कंफ्यूज हो सकते थे। टॉटोनिम में मैंने बोला था स्पेलिंग एग्जैक्ट होती है जीनस और स्पीसीज की, पर अगर दो डिफरेंट जेनरा या स्पीसीज के नाम साउंड करते हैं सिमिलरली तो वो क्या होता है, होमोनिम होता है। तो ये था आपका पूरा पेपर। जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, मैंने देखा कुछ बच्चे वो उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और वो आगे जाएंगे, क्योंकि हमेशा से देखो कोई भी पेपर होता है आप तैयार रहिए। अगर आज आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं अरे बस यही एग्ज़ाम निकल गया। आपका जो नॉलेज का लेवल आज है वो आपको सर्टेनली अगले आने वाले 5 6 साल 10 साल या हमेशा आपको हेल्प करता रहेगा। आप इससे बचोगे नहीं। आज आपका एमएससी एंट्रेंस है, कल आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने बैठोगे, कल आप असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी साइंटिस्ट के पोस्ट में बैठोगे। यही सब सारी चीज़ें आपके जीवन में हमेशा आती रहेंगी। तो जब आप पहले से ही तैयार रहोगे, अब टाइम पे तैयार रहोगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग अगले आने वाले 4 5 साल में आप इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और आप एक, भले अब वो नहीं है कि आप बहुत हाईएस्ट पेड आपकी सैलरी हो, पर आप जो आदमी बनोगे वो बेहतरीन आदमी बनोगे। तो वैसा बनने की कोशिश करिए, समय का यूटिलाइजेशन करिए, घूमिए, पढ़िए, खेलिए, सब करिए, पर पढ़िए भी साथ में। ओके, तो चलता हूँ मैं। होप कि मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत सही रहा होगा, आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। फीडबैक कुछ हो तो आप दे सकते हो कमेंट में, सो दैट आई कैन डू इट रेगुलरली। ओके, चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। देखते रहिए आप आपका अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।